तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत और नेपाल के बीच मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं और दो देशों के लोगों के बीच संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोगों की तरफ से आपको नेपाल के लोगों को ये दोस्ती का संदेश भेजते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत और नेपाल के लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है वो हमेशा बना रहेगा, क्योंकि नेता तो आते जाते रहते हैं। इसका ताजा उदाहरण है केपी शर्मा ओली का वो बयान जिसमें वो न सिर्फ ये कह रहे हैं कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज में थोरी गांव में है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम खुद नेपाली थे। ये बात सही है कि रामायण और राम के जीवन के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये सही है क्योंकि सीता का जन्म जिस जनकपुर में हुआ था वो आज नेपाल में ही है। लेकिन केपी शर्मा ओली को यह भूलना नहीं चाहिए कि हजारों वर्ष पहले भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ था और नेपाल भी उन्हीं में से एक है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक वामपंथी होने के बावजूद ओली ने भगवान राम के अस्तित्व को कम से कम अब मान लिया है, क्योंकि वामपंथी अक्सर ईश्वर को भी मानने से इनकार कर देते हैं, वामपंथी राम को भी नहीं मानते। लेकिन हमें खुशी है कि ओली जैसे वामपंथी नेता अब राम के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि असली अयोध्या नेपाल में है। हालांकि भगवान राम किसी देश की सीमा, संस्कृति या उसके इतिहास के दायरों में बंधे हुए नहीं है और नेपाल ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर रामायण और भगवान राम के जीवन का गहरा प्रभाव है। इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो श्री राम को अपना मान सकता है और उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन चीन के इशारे पर भारत के साथ कूटनीतिक महाभारत छेड़ने वाले ओली को आज रामायण से जुड़े कुछ तथ्य हम बताना चाहते हैं और आपको भी हम बहुत सारे तथ्य रामायण के बारे में आज बताना चाहते हैं। राम के जीवन पर लिखे गए महाकाव्य का नाम रामायण है और पूरी दुनिया में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स यानी संस्करण उपलब्ध हैं। रामायण के 300 से ज्यादा संस्करण पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण इनमें सबसे प्राचीन है, जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन इसके अलावा म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम और यहां तक कि चीन में भी रामायण की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी अपने अपने तरीके से रामायण की व्याख्या की गई है। थाईलैंड में रामायण को रामाकिन कहा जाता है। थाईलैंड के रामायण में हनुमान के चरित्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। रामायण को थाईलैंड में राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की संस्कृति हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण मानी जाती है और थाईलैंड में इंद्र और कुबेर की पूजा की जाती है और वहां इन दोनों को समर्पित कई विशाल मंदिर भी है। इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया में एक और देश है जिसका नाम है लाओस। लाओस में भी रामायण का एक जातक संस्करण प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं वो कथाएं होती हैं जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया जाता है। लाओस में भी रामायण को राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। मलेशिया की मलय भाषा में रामायण हिकायत सेरी रामा के नाम से प्रसिद्ध है। इस रामायण में लक्ष्मण के किरदार को केंद्रीय किरदार के तौर पर दिखाया गया है। म्यांमार में भी रामायण को अघोषित रूप से एक एपिक यानी महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। म्यांमार की रामायण मूल रूप से भारत की रामायण की तरह ही है, लेकिन स्थानीय संस्कृति के मुताबिक इसके चरित्र कुछ बदल दिए गए हैं। कंबोडिया में रामायण को रामा कीर्ति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ग्लोरी ऑफ रामा कहा जाता है। इस रामायण में हिंदू धर्म के विचारों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़कर दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति की जड़ें इंडोनेशिया तक फैली हैं और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में हर साल बड़े पैमाने पर रामायण का मंचन होता है। इंडोनेशिया में इसे काकाविन रामायण कहा जाता है और जावा भाषा में काकाविन का अर्थ होता है काव्य। दुनिया के जिन देशों में रामायण पढ़ी जाती है या उसका मंचन होता है उन देशों की सूची बहुत लंबी है। कहते हैं राम लोगों के रोम रोम में बसते हैं, लेकिन सच यह है कि राम और उनके जीवन से जुड़े चिन्ह भारत से लेकर इटली के रोम तक फैले हुए हैं। इटली में खुदाई के दौरान कई ऐसी प्राचीन पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें राम के जीवन का चित्रण किया गया था। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को बुरी लग जाए।
रशिया और मंगोलिया में रामायण बहुत लोकप्रिय है और नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने वाले चीन के प्राचीन धार्मिक दस्तावेजों में भी रामायण का जिक्र मिलता है। चीन में एक लोक कथा बहुत लोकप्रिय है जिसका नाम है सुन वुकोंग। कहा जाता है कि यह कथा हनुमान के जीवन पर ही आधारित है। कहा यह भी जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भगवान राम के जीवन काल में यानी 7000 वर्ष पूर्व की थी और इसमें अयोध्या को लेकर वर्णन किया गया है कि यह सरयू नदी के किनारे बसी है और इसके दक्षिण में गंगा नदी है। जाहिर है ये दोनों नदियां भारत में हैं और इनका नेपाल से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री के तमाम दावे सही नहीं लगते। कई लोग तो सोशल मीडिया पर ओली की आलोचना करते हुए यह भी लिख रहे हैं कि वो अगर चाहें तो सौरमंडल के सारे ग्रहों का नाम भी नेपाल रख सकते हैं। कहा जाता है लंका पहुंचने से पहले श्री राम भारत के 16 स्थानों से होकर गुजरे थे और ये सभी स्थान भारत में ही हैं और इन्हें इस समय आप अपने नक्शे पर देख सकते हैं। इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अपने दावे पर फिर से विचार करना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, वर्ष 2018 में नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या तक चलने वाली एक बस सेवा का उद्घाटन भी किया था। इस उद्घाटन के समय केपी शर्मा ओली भी मौजूद थे और उन्होंने भी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। इस रूट को रामायण काल से ही राम जानकी मार्ग कहते हैं। इस विषय पर शोध करते हुए आज हमें एक लेख मिला जिसमें रामायण काल का एक नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में वो जगह दिखाई गई हैं, वो स्थान दिखाए गए हैं जहां से होकर श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जनकपुर पहुंचे थे। विश्वामित्र सहित कई ऋषि मुनियों के यज्ञ को राक्षस भंग कर दिया करते थे, इसलिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए ताकि राक्षसों का संहार किया जा सके और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान राम ने जनकपुर तक ये यात्रा की थी। नक्शे पर दिख रहे रास्तों से होते हुए श्री राम फुलहर नामक गांव पहुंचे थे जहां सीता के पिता राजा जनक का एक उपवन था और इसी उपवन में सीता जी खेलने के लिए आती थी। सीता ने पहली बार श्री राम को इसी उपवन में देखा था। जनकपुर राजा जनक के राज्य की राजधानी थी। वहां रंगभूमि में धनुष यज्ञ यानी सीता स्वयंवर हुआ था और यहीं पर भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर यह स्वयंवर जीता था और फिर राम और सीता का विवाह यहां हुआ। यानी आज के आधुनिक मार्ग और पौराणिक राम जानकी मार्ग के बीच में भले ही कुछ असमानताएं हों, लेकिन यह रूट साबित करता है कि श्री राम भारत से जनकपुर पहुंचे थे, इसलिए अयोध्या के नेपाल में होने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे नेपाल के प्रधानमंत्री के इस दावे पर, उनके इस बयान पर आज नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है, जिसमें कहा गया है कि उनके बयान का मकसद अयोध्या के महत्व को कम करना और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसे लेकर और शोध किए जाए। इसी बयान में 2018 में जनकपुर और अयोध्या के बीच शुरू हुई उस बस सेवा का भी जिक्र है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। लेकिन आज हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या ओली के दावे में जरा भी सच्चाई है। इसे लेकर हमने रामायण और राम के जीवन पर शोध करने वाले कुछ लोगों से भी आज बात की और उन्होंने हमें क्या बताया, आप भी सुनिए। ये जो वीरगंज और नेपाल का रेफरेंस उनके दिमाग में आया कहां से? वो कहते हैं ना वीरगंज के पास एक गांव में पैदा हुए थे वो। तो ऐसा है कि राम के पूरे जीवन काल के बाद हम सबको मालूम है कि अयोध्या को उन्होंने राजधानी नहीं छोड़ा था। अपने दोनों बच्चों में कौशल के देश को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावटी बनाई गई, वो उसमें कुश जो बड़ा बेटा था उसको राजा बना के भेज दिया गया और उत्तर कौशल की राजधानी उन्होंने डेवलप करी श्रावस्ती, वहां पे भेज दिया गया लव को। एक्चुअली इस श्रावस्ती का हिस्सा बाद में जाके वीरगंज बनाकर, तो किसी ने बड़ी आस्था के साथ ये कहा होगा कि देखिए राम के पुत्र लव ने जहां से राज किया उस श्रावस्ती का हिस्सा नेपाल का वीरगंज भी था। अयोध्या एक ही है, हस्तिनापुर एक ही है, इंद्रप्रस्थ एक ही है, कुरुक्षेत्र एक ही है, रामेश्वरम एक ही है। मतलब ये है कि हमारे जितने भी बड़े तीर्थ स्थल हैं, बड़े धार्मिक स्थल हैं, बड़े सांस्कृतिक स्थल हैं, उन नाम का रिपीटिशन नहीं हुआ है, वो हमेशा एक ही है। और जब भी किसी भी स्थल की बात आती है, चाहे अयोध्या की बात हो हम ले लें, तो रामायण में ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या का जिक्र है,
अयोध्या के बारे में यह बात भी कही गई है कि अयोध्या से नंदीग्राम कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, अयोध्या से भरद्वाज आश्रम कितनी दूरी पे है, अयोध्या से मिथिला किस रास्ते में कितनी दूरी पर पड़ता है। इन सब चीजों को मिलाकर किसी की स्थिति का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इमेजिनेशन पे बेस होता है। दूसरी बात आप ले लीजिए कि कई सौ वर्षों की मुकदमेबाजी के बाद और तमाम हजारों पुस्तकें लेखों को देखने के बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यह कहा कि अयोध्या वही है जो आज की अयोध्या है, यहाँ तक कि जिस स्थान पर मान्यता थी लोगों की कि यही जन्मस्थल है भगवान राम का, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे माना।